पेन लेकर के आइए, पेन ब्लैक कलर का लेकर के आना, व्हाइट का चलने वाला, व्हाइट वाला कल पतला वाला ला लिया था। परेशानी में कमी, यस मतलब परेशानी है, परेशानी कमी है, परेशानी की कमी है क्या? पूरे टाइम यस परेशानी बढ़ने वाली। देखिए अगला चैप्टर आज से हमारा स्टार्ट हो रहा है, जिसका नाम है परमाणु संरचना। आज का टॉपिक और अध्याय 2। इंक लेकर के आ जाइए जरा, अध्याय 2। निखिल ध्यान दो, समझिए, आज की आधी क्लास समझने में ही चले जाएगी पूरी आधी। अध्याय 2 जिसका नाम है परमाणु संरचना। क्या नाम है बेटा? परमाणु संरचना। संरचना मतलब अपने को पूरा अध्ययन किसके बारे में करना है? परमाणु के बारे में। तो परमाणु के बारे में आज के कईयों सालों वर्ष पूर्व, यानी कि जब अपन नहीं थे, अपने दादा परदादा भी नहीं थे, उसके बहुत पहले की बात कर रहा हूं मैं, 18वीं शताब्दी या फिर 19वीं शताब्दी की बात कर रहा हूं। उस समय में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था महर्षि कणाद। एक वैज्ञानिक थे, वैज्ञानिक कहें, देखो पहले क्या बोलते, शोधकर्ता कहलाते थे और खोजकर्ता, साइंटिस्ट भी बोल सकते हैं उनको। ये जो महर्षि कणाद थे, उन्होंने साइंटिस्ट है क्या? साइंटिस्ट है भाई, ऋषि मुनि थे। ऋषि, देखो पहले मुनि, ऋषि मुनि जो लोग रहते थे, जो आश्रम में रहते थे, तो दुनिया भर का वहां पर शोधन करते थे, तो उनको अब अपन साइंटिस्ट कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने भी पदार्थों की क्या करी, नए पदार्थों के बारे में खोज करी, उनके बारे में बस अब भी गाला बनाते हैं, टेंशन मतलब अभी खड़ा हो जाता। अब भैया जो महर्षि कणाद थे, उन्होंने कहा कि किसी भी पदार्थ की सबसे सूक्ष्मतम जो इकाई होती है, किसी भी पदार्थ की सबसे सूक्ष्म इकाई वो क्या है? परमाणु। परमाणु है। अब परमाणु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं अपन? एटम। क्या बोलते हैं स्वेच्छा? एटम। एटम बोलते हैं बेटा। अब एटम के आधार पर उन्होंने कह दिया कि भैया पदार्थ की सबसे सूक्ष्मतम इकाई क्या हो गई? परमाणु। अब परमाणु तो बता दिया उन्होंने। अब परमाणु को समझाने के लिए उन्होंने कहा कि जिस प्रकार किसी भी घर का निर्माण करने के लिए सबसे सूक्ष्मतम इकाई क्या होती है? ईट। वैसे ही किसी भी पदार्थ को बनाने के लिए सबसे छोटी इकाई क्या होगी? परमाणु। तभी उन्होंने कहा कि सबसे छोटी इकाई किसी भी पदार्थ की क्या है बेटा? परमाणु। परमाणु है, जिसे उन्होंने इंग्लिश में एटम का एटम। अब इसके पश्चात परमाणु का एटम कहने के बाद उन्होंने कहा कि जिस प्रकार ईंटों को आपस में मिला करके, हमने ईंटों को आपस में मिलाया, ईंटों को आपस में अपन ने क्या करा? मिलाया। तो ईंटों को जैसे ही अपन ने आपस में मिलाया तो कमरे की अपनी क्या बनी? दीवार। ठीक है, ईंटों को आपस में मिलाया, अपनी ये वाली एक दीवार तैयार हुई। अब एक दीवार तैयार हुई, एक दीवार से 4 दीवार तैयार करके क्या बना? कमरा। और ऐसे कईयों कमरे मिलकर क्या बना? एक घर बना। तो उन्होंने कहा कि जिस प्रकार ईंटों से मिलकर के दीवार, दीवार से मिलकर के कमरा, और कमरों को आपस में जब मिलाया गया तो कमरे आपस में मिलकर के घर का निर्माण करते हैं, उसी प्रकार पदार्थ भी जो है सबसे छोटी इकाई हो गई परमाणु। परमाणु को जब आपस में मिलाया तो बना अणु, अणुओं को जब आपस में मिलाया तो बना तत्व, और तत्वों को आपस में मिलाया तो बना यौगिक, और यौगिकों को जब आपस में मिलाया तो बना क्या? मिश्रण। इसी प्रकार परमाणु, अणु, तत्व, यौगिक और क्या बन गए? मिश्रण। ऐसी उन्होंने अवधारणा प्रस्तुत करी।
अब आगे अवधारणा प्रस्तुत करते करते बहुत सारे साइंटिस्ट आए जिन्होंने परमाणु सिद्धांत प्रतिपादित किया, लेकिन सबसे पहले परमाणु सिद्धांत को प्रतिपादित करने आए थे जिनका नाम क्या था? जॉन डॉल्टन। क्या नाम था इनका? जॉन डॉल्टन। और बात है कब की? सन 1800। कल्पना कर सकते हैं राय उनके ऊपर भेड़ और बकरी तो भी बने रहे साफ इस समय या फिर नाग साहब को कल चुपका गाँव में यार एक सांप ने चाप दिया। वो परहवारा खत्म किया उस व्यक्ति ने, हमारा के 50 पता चलेगा। आज अब जैसे परा खत्म हुआ, उन्होंने उसकी दुकान थी किराना छोटी सी, उन्होंने सोचा कि आज अब पर्यावरण हो गया है, अब मैं थोड़ी साफ सफाई कर लेता हूँ। तो कार्टून रहते हैं ना, कार्टून, तो कार्टून साफ कर रहा था, वहाँ कार्टून रखे थे उनको निकाल रहा था। तो एक कार्टून ऐसा हल्का सा खुला था, तो उन्होंने सोचा इसके अंदर क्या है कर करके हाथ डाला नाम तो जैसे चाहो तो वहां से खून की धार चालू हो गई थी। थोड़ी देर बाद वो बताया सभी को, उसको ले गए, बड़ा पेन हो रहा था उसको, 2 व्हीलर में टंगा करके ले गए। बड़ी समस्या उसके साथ हुई, अब पता चलेगा क्या हुआ ना, भगवान तो पास से ठीक हो जाना चाहिए। अब वो बात पता चली एक लड़की को, एक 6वीं के लड़के ने आके बता दिया 7वीं की लड़की को कि अनुराधा तेरे भाई को सांप ने काट दिया है और काटने वाला ले गए। वो फुट फुट कर रोने लगी। ऐसा नहीं रोई, ऐसा नहीं रोई, वो इसकी डाल डाल के रोने लगी, इसकी डाल डाल के। मेरे भाई बोले तेरा भैया कितना बड़ा है? तो बोले मेरा भैया इतना बड़ा है। तो मैंने आदमी को काटा है, किसी आदमी को काटा है। तो बोल रही कि मेरा भाई तो सर जब 6वीं क्लास के लड़के ने आकर के बताया कि वो तेरे भाई को सांप ने चाप दी, इसलिए बोल रहे हैं तो पता तो करना चाहिए। शांत हुई और बढ़िया 15 अगस्त की तैयारी कर डांस करी। तो अब बढ़िया सुखी रहना चाहिए इंसान, ठीक है, क्योंकि सांप का काटना नाम सांप के जहर जो है खतरनाक। चलिए फिलहाल हम खतरनाक टॉपिक पढ़ रहे हैं, परमाणु संरचना। हाँ, जॉन डॉल्टन ने कहा कि किसी भी पदार्थ का जो सूक्ष्मतम कण है वो क्या होता है? परमाणु। उन्होंने क्या बोला? पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है, अर्थात पदार्थ की सूक्ष्मतम इकाई क्या होती है? परमाणु। किसने बताया? महर्षि कणाद। सुनो तो, उन्होंने कहा कि ईंट के भी टुकड़े किए जा सकते हैं। किसने? जॉन डॉल्टन। जॉन डॉल्टन ने कहा कि मैं ईंट को भी पीस के दिखाता हूँ, तोड़ के दिखाता हूँ। जब ईंट के जब महर्षि कणाद का जो था ना ये वाला कॉन्सेप्ट, उसको उन्होंने डिस्ट्रॉय किया। उसको बोला कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, परमाणु के भी छोटे छोटे क्या किए जा सकते हैं? टुकड़े किए जा सकते हैं। तब उन्होंने कहा कि परमाणु जो है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है। अब भैया पदार्थ की सूक्ष्मतम इकाई क्या हुई? सूक्ष्मतम कण हो गई। तो सबसे छोटा क्या हो गया? सूक्ष्मतम क्या है भैया? सूक्ष्मतम कण हो गया। ये हो गई पदार्थ की सबसे छोटी इकाई। अच्छा, इसके बाद क्या बना? परमाणु। क्या बना बेटा? परमाणु। इसके बाद क्या बना? अणु। अणु के बाद तत्व, और तत्व के बाद यौगिक, और यौगिक के बाद मिश्रण। अब आपको पता है इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? स्मॉल पार्टिकल। क्या बोलते बेटा? स्मॉल पार्टिकल। समझिए, इट्स वेरी क्रिटिकल कंडीशन। यस सर, यस सर। केमिस्ट्री। एटम। क्या बोल दी इसको? एटम। इसको क्या बोलेंगे बेटा? मॉलिक्यूल। एक बार बता दिया हूँ ऐसा लग रहा है। क्या बोलते हैं इसको? कंपाउंड। मिक्सचर।
अब इनकी परिभाषा मैंने आपको बताया था, सरल से सरल। यदि दुनिया का आखिरी इंसान भी है और जिसको नहीं बन रही परिभाषा, तो इनको देखा जा सकता है। ये मैंने मैन्युफैक्चर किया इसको, आपने शोध कर मतलब परिभाषा दिया हूँ, तो खोज नहीं करा। तो किसी भी पदार्थ के सबसे छोटी से छोटी इकाई क्या होगी? सूक्ष्मतम कण। अब भैया परमाणु, जब दो या दो से अधिक कणों को आपस में मिला तो बनने वाला पदार्थ परमाणु। जब दो या दो से अधिक परमाणु को मिलाए तो आपस में मिलकर के बनने वाला पदार्थ। जब अणुओं को आपस में मिलाए तो बनने वाला पदार्थ। जब तत्वों को आपस में मिलाए तो बनने वाला पदार्थ। जब यौगिकों को आपस में मिलाए तो बनने वाला पदार्थ। कोई माइका इसको काट नहीं सकता, नहीं तो अपन उसको काट देंगे। हाँ, अब ये इतना हुआ। अब जॉन डाल्टन 1808 में बताया परमाणु के बारे में। अब परमाणु के बारे में जब आगे खोज हुई, तो परमाणु जो है, परमाणु के बारे में जब खोज हुई तो बताया गया कि भैया जो परमाणु होता है ना, परमाणु में कुछ आवेश होता है, ऐसा निर्माण किया गया, बताया गया वैज्ञानिकों के माध्यम से कि इनमें आवेश पाया जाता है। तब उन्होंने, वैज्ञानिकों ने आवेशित कणों के बारे में अध्ययन करा। किसके बारे में? आवेशित कण। तब आवेशित कणों के आधार पे उन्होंने देखा तो 3 प्रकार के आवेशित कण आए। पहला आया इलेक्ट्रॉन। क्या आया बेटा? इलेक्ट्रॉन। नंबर 2 क्या आया? प्रोटॉन। क्या आया? प्रोटॉन। और नंबर 3 कंडीशन में आया तीन। सबसे पहले खोज हुई इलेक्ट्रॉन की, इसके पश्चात प्रोटॉन, इसके बाद बात है देवी और सज्जन सन 1886 की। 1886 की इलेक्ट्रॉन की खोज की गई, सम्मानी हमारे जे थॉमसन। इसके बाद समय बीता, सन भी बीते, बात आ गई सन 1897। 1897 में खोज किसकी हो गई? प्रोटॉन। प्रोटॉन की खोज करता गोल्डस्टीन का नाम सुने? देखिए, जो रदरफोर्ड और गोल्डस्टीन है, यदि ये दोनों इकट्ठे, हाँ, और इसके खोज का गोल्डस्टीन रदर। देखिए, कई बार ये दोनों का जिक्र करते हैं, बड़ा कंफ्यूजन होता है। लेकिन इसके जो प्रोटॉन के खोज करता ना, जो अपने मैक्सिमम गोल्डस्टीन का नाम अक्सर सुने हैं, रदरफोर्ड ने नाम दिया। ठीक है, अब सन बढ़ा आगे, कहने लगे कि ये इधर कहने लगे भैया जब परमाणु के अंदर ऋणावेश भी है और धनावेश भी है, इसका मतलब होना हो या भी दोनों रहेंगे तो उदासीन वाली प्रकृति भी तो होगी ना। तब जाकर के एक महान आत्मा, हाँ, चैडविक जो थे, उनके मन में विचार आया, कराया बेरिलियम के ऊपर अल्फा कणों की बौछार। उन्होंने बेरिलियम के परमाणु में जब अल्फा कणों के ऊपर बौछार करी ना, तो बौछार करने के पश्चात एक कण ऐसा नजर आया जो अलग सा ना, वो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल अलग है कि सोने की पतली पन्नी के ऊपर जब हम अल्फा कणों की बौछार करते हैं तो अधिकांश अल्फा कण परमाणु के आर पार हो जाते हैं, कुछ अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं, और लगभग 20,000 में से एक अल्फा कण ऐसा होता है जो जिस दिशा से जाता है वो उसी दिशा में वापस लौट करके आ जाता है। पढ़ेंगे आफ्टर एटम। जे थॉमसन आएंगे उससे पहले वो कहेंगे कि भैया ये जो है ना अपना परमाणु तरबूज की तरह होता है। तरबूज की तरह होता है, बाहर धनावेश रहता है, अंदर ऋणावेश रहता है। ऋणावेश कैसा रहता है? जिस प्रकार तरबूज के बीजे अलग अलग ऐसे वितरित रहते हैं, वैसे ऋणावेश वितरित रहता है। जैसे थॉमसन बताएंगे वो अपन पढ़ेंगे आगे, लेकिन उससे पहले परमाणु संख्या क्या है, परमाणु द्रव्यमान संख्या क्या है, समस्थानिक क्या है, समभारिक क्या है, इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई, प्रोटॉन की खोज कैसे हुई, न्यूट्रॉन की खोज कैसे हुई, इनके बारे में पढ़ेंगे। आप भैया न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने कर दी, ये आया 1932 में। 1932
लेट हो गया। छोटा सुनिए। होगा ये 5 ही बात। कई जगह प्रोटॉन की खोज को 1836 बताया जाता है, और सर्वप्रथम बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन की खोज हुई। तो बताओ, इलेक्ट्रॉन की खोज सर्वप्रथम हुई तो फिर प्रोटॉन 1836 कैसे हो सकता है? 1897 जो है, आपको शिवलाल की बुक में इसका पूरा बायोडाटा मिलेगा। ये 1836 जो है कहीं ना कहीं नवबोध की बुक में इसका जिक्र किया होगा। क्या है, केमिस्ट्री कोचिंग मेहरा पिपरिया में भी लगती है और पखारा में भी लगती है। अब मेहरा पिपरिया के सर में पढ़ा है 1836, मैंने पढ़ा है 1897, और पढ़ा रहे हैं कि सर सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉन की खोज हुई है, तो फिर तो प्रोटॉन की खोज हुई ना सर्वप्रथम, है क्या नहीं? तो ध्यान रखना, बातों से सही है। 1886 ये, 97 ये हुआ, 1932 ये हुआ, ठीक है। तो अलग अलग प्रकाशन में अलग अलग वर्णन किया गया, लेकिन इसको मान आप गूगल में भी सर्च करेंगे आपको यही दिखाई देगा 1897। अब इनकी खोज हुई भी है, इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की, न्यूट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की खोज हुई, जैसे तैसे इनकी खोज होने के पश्चात कुछ इस प्रकार परमाणु का निर्माण किया गया। ऐसा मान के चलिए परमाणु है, और ध्यान नहीं लगाता अभी से, और ये परमाणु को क्या हो गया, नाभिक। आखिर इसका नाभिक नाम क्यों पड़ा? जिस प्रकार मानव शरीर के बीचों बीच में उसकी नाभिक पाई जाती है, उस आधार पर परमाणु के बीचों बीच वाले भाग को नाम क्या दिया गया, नाभिक। नाप लेगा टेप से यहाँ तक, इधर से दोनों इक्वल रहता है क्या नहीं? दोनों की जो हाइट है सेम, बीचों बीच सेंटर पॉइंट, इसलिए इसका नाम नाभिक पड़ा। वैसे ही परमाणु के मेन जो सेंटर है उसको क्या बोल दिया अपन ने, नाभिक। नाभिक को इंग्लिश में न्यूक्लियस बोला जाता है। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। मुख्य बना रही है। आप किसी भी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहां पर रहते हैं बेटा, नाभिक के अंदर, और बाह्यतम कोश में कौन होता है, इलेक्ट्रॉन। कहने का तात्पर्य नाभिक के चारों ओर जो वृत्ताकार मार्ग रहता है या सर्किल रहता है, वहां पर कौन उपस्थित रहता है, इलेक्ट्रॉन। एक क्वेश्चन पूछा गया कि सर प्रोटॉन, मतलब क्रॉस क्वेश्चन, कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही केंद्रक में क्यों पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं पाया जाता? कारण ये है कि प्रोटॉन का द्रव्यमान और न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान रहता है, उसकी तुलना में इलेक्ट्रॉन का वजन बहुत कम होता है, और बहुत कम होने के कारण ये नाभिक से कहां चला जाता है, दूर चला जाता है। लेकिन इसमें पाया जा रहा है कौन सा, ऋण आवेश। प्रोटॉन में कौन सा आवेश पाया जाता है, और आपको पता है विपरीत आवेश में क्या होता है, आकर्षण। और आकर्षण होने के कारण इसको ज्यादा दूर जाने नहीं देता। अभी केंद्रीय बल कार्य करता है। अभी केंद्रीय बल पता है, एक रस्सी में लगा हुआ पत्थर बांध दो, धोखे से छूटना नहीं चाहिए, तो बाजू वाले का मुंह बर्बाद हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में ऐसा बांधो भी तो अपन देखते हैं, जब ऐसे घुमाते हैं अपन तो पत्थर छूट कर कहाँ जाने को होता है, बाहर। लेकिन जो बीच में, जो दोनों के बीच में जो बंध बना है, वो बंध जो रहता है वो एक दूसरे से अलग होने नहीं देता। तो वो अभी केंद्रीय बल, जस्ट लाइक यहाँ पर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच वाला बल कार्य करता है, जिसके कारण ना इलेक्ट्रॉन ज्यादा किनारे आ पाता है और ना ही ज्यादा दूर जा पाता है। ये वाला क्वेश्चन है, क्योंकि पता होना चाहिए कि यहाँ पर क्यों होता है। अब बात आती है, प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या हमेशा समान होती है। जब आप किसी भी तत्व की परमाणु संख्या ज्ञात करते हैं और द्रव्यमान संख्या ज्ञात करते हैं, तो जैसे मान के चलिए सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है बेटा, 11। ठीक है, परमाणु क्रमांक 11, मतलब प्रोटॉन की संख्या भी कितनी है, 11। और प्रोटॉन की जितनी संख्या रहती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी रहती है, उतनी ही रहती है। अब अपने को न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी है, तो न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करने के लिए अपने को पता है सोडियम का भार कितना होता है, 23। तो 23 में से जब अपन 11 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 12 किसकी संख्या आएगी, न्यूट्रॉन की। आपको आगे इसके न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा। तो ये देखो, ये 11 और ये क्या है, 12। इसका मतलब ये है कि किसी भी परमाणु की संख्या जो है उससे दुगना नहीं होता, हर बार दुगना नहीं होता, लगभग दोगुना होता है। और जो उसमें कमी या अधिकता होती है क्या नहीं, द्रव्यमान संख्या में,
परमाणु भार में जो कमी या ज्यादा, जैसे 11 दूनी 22 होना था लेकिन कितना हुआ 23। क्लोरीन का 17 दूनी 34 होना था लेकिन 35.5। तो वो जो अंतर आता है वो किसकी संख्या के कारण आता है? इलेक्ट्रॉन की संख्या के कारण। ठीक है, जरा समझिएगा, ये अभी सारी चीजें अपन आगे पढ़ेंगे। अब इतना होने के पश्चात इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई मैं आपको बताता हूँ। इलेक्ट्रॉन की खोज करने के लिए क्या हुआ, सबसे पहले साइंटिस्ट ने एक विसर्जन नली का एक नली लिया, कांच की एक नली लिया। कांच की नली लेने के पश्चात उसका संबंध 2 इलेक्ट्रोड से कर दिया। इलेक्ट्रोड यानी समझते हैं धातु की पट्टी, है ना। और धातु की पट्टी का प्रयोग क्या होता है कि उसमें इलेक्ट्रोड क्या होते हैं जो कि विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं, विद्युत धारा को प्रवाहित करने में हमारी मदद करते हैं, वो इलेक्ट्रोड कहलाते हैं। अब इलेक्ट्रोड 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है कैथोड और दूसरा होता है एनोड। 10वीं विज्ञान में पढ़े होंगे। अब कैथोड और एनोड दोनों तरफ लगा देते हैं और दोनों तरफ लगाने के पश्चात 10,000 वोल्ट का विभवांतर प्रेषित करते हैं। विद्युत धारा लगाने के पश्चात 10,000 वोल्ट की विद्युत धारा उसे प्रवाहित करते हैं, लेकिन हम क्या देखते हैं उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। अब विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होने के कारण अब अपन क्या लगाते हैं, वहां पर निर्वात पंप लगाते हैं। निर्वात पंप क्या होता है, निर्वात क्या होता है, चलिए बताइए। निर्वात क्या होता है, यदि नहीं आ रहा है तो इंग्लिश में बता दो, वैक्यूम बोलते हैं। बताइए, देख लिया बताओ बेटा। हमारे पास से कोई हाँ, निर्वात क्या है? आयात और निर्यात होता है सर। मैं एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, निर्वात की बात कर रहा हूँ, वैक्यूम की। अच्छा ये बताओ, ये बताओ आप, मान के चलिए अपन ने एक कार है, एक कार के अंदर अपन ने स्वेच्छा को डाल दी, अंदर डाल दिए, कोई दिक्कत नहीं है, चले थोड़ी ना कहीं। अब स्वेच्छा को अंदर डालने के पश्चात अपन ने क्या करे, पूरे कांच को बंद कर दिए और पता चला ये बड़े मस्त चले थे, कोई बड़े कांच वाच अंदर बाहर से लॉक कर दिया किसी ने, और पता चला वहां पर देखे कि 4 छिपकली हैं। 4 छिपकली हैं, घूर के किसको देख रही है, स्वेच्छा। और वो छिपकली बढ़ रही है स्वेच्छा की तरफ, है ना, इसकी तरफ, ये इसको देख करके वो इसके ऊपर आ रही, किनारे तो छोटी है 4+1 वाली छोटी गाड़ी, हाँ, अब वो फैमिली वाली। अब भैया छिपकली इसके ऊपर आने का प्रयास कर रही है और ये चिल्ला रही जोर जोर से, लेकिन बाहर वाले को आवाज नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही। लेकिन तभी, और ये बात है रात के 9-10 बजे की। अब इसके बाद ऐसे ही सुनसान जगह में खड़ी थी गाड़ी। अब इधर से वॉचमैन जा रहा है, इधर आसपास वाला जो हवलदार, सोचो प्रकाश, मतलब अपने टॉर्च लेकर के, और जैसे ही गाड़ी के ऊपर प्रकाश डालते, प्रकाश कहाँ चल जाता है, अंदर, लेकिन ध्वनि बाहर क्यों नहीं? प्रकाश अंदर चला गया, या फिर उस कंडीशन को अपन ऐसा समझे कि इनने सोची कि इनने इसमें दिमाग, अकल वाली लड़की थोड़ी सी, तब इनने इसके दिमाग में आया कि यार मेरी आवाज तो बाहर नहीं जा रही, काम करती हूँ मोबाइल का टॉर्च चालू करती हूँ और ऐसा दिखाऊंगी, शायद बाहर वाले मेरे को देख लेंगे और फटाक से खोल लेंगे। तो अपना मोबाइल का इन्होंने टॉर्च चालू करी और ऐसा करी, तो अंदर, सुनिए, तो अंदर फिर दिखाई दिया कि अंदर कोई लड़की फंसी हुई है यहाँ पर कार में। तो बताओ, प्रकाश जो था वो बाहर आ गया, लेकिन ध्वनि क्यों नहीं आई? सर उसके कारण कहने का तात्पर्य है, जो प्रकाश होता है वो निर्वात में चल सकता है, लेकिन ध्वनि निर्वात में चल नहीं सकता। निर्वात क्या है समझिए, वायु की अनुपस्थिति ही क्या कहलाती है, निर्वात कहलाती है। जहां पर वायु उपस्थित नहीं होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, निर्वात बोलते हैं। जहां पर वायु रहेगी नहीं। अब बताइए, अब अंदर सुनिए,
जो अब आपने देखा होगा अंतरिक्ष में जाते हैं अपन, वहां पर वायु अपसेंट रहती है क्या? नहीं, लेकिन इसलिए अपन क्या लेकर जाते हैं? ऑक्सीजन गैस लेकर के जाते हैं, है ना। या फिर आपने देखा होगा कि अंतरिक्ष में फिर ग्रेविटी भी 0 हो जाती है, ऊपर आ जाते हैं, तैरते रहते हैं, जैसे होते हैं। तो निर्वात याद रखो, वायु की अनुपस्थिति वाला भाग ही क्या कहलाता है? निर्वात कहलाता है। ये समझिए कि ये जब कार के अंदर थी तो जो आप कण वाली बात कर रहे थे उसको पूरी नहीं कर पाया। अंदर के जो कण उपस्थित थे, वायु के कण, उनका संपर्क बाहर के वायु के कणों से टूट गया, जिसके कारण जैसे ही अपन ने चिल्लाए तो उस कार के अंदर जितने भी कण थे वहीं टकरा करके अपनी आवाज वहीं रुक जा रही थी, ग्लास उसको कट कर दे रहा था, इसलिए अपनी आवाज कहाँ नहीं आ पाई? बाहर। लेकिन प्रकाश जो रहता है वो निर्वात में भी चल सकता है, उसको किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं होती, इसलिए प्रकाश वहां पर अपने को अंदर तक या बाहर से अंदर या अंदर से बाहर चला जाता है, दिखाई देने लगता है। तो याद रखिए, निर्वात में ध्वनि शून्य होती है और प्रकाश गति करती है, ठीक है। याद रखने क्वेश्चन आते हैं कि निर्वात में कौन कार्य नहीं करता है, वहां पर अपने को क्या लगाना है? ध्वनि। ठीक, कितना ही मैं कह रहा हूँ निर्वात में जाके घंटी बजा लो, कुछ नहीं, आवाज आने वाली नहीं, ठीक है। चिल्ला लो तो भी आवाज नहीं आएगी। चलिए वो हो गया। अब इसके बाद निर्वात पंप की बात करें। जैसे मान के चलिए हमारे पास एक मान के चलिए कोई विसर्जन नली है, इस प्रकार की अपने नली ले लिया, कांच की है। एक साइड हमने एक धातु की पट्टी इधर ले लिया, इस साइड हमने एक धातु की पट्टी इस साइड ले ली, बेटा इधर ले लीजिए। यहाँ पर अपन प्रवाहित करेंगे। अब ये हो गया एक इलेक्ट्रोड, ये हो गया एक इलेक्ट्रोड, इसको हमने बोल दिया कैथोड। क्या बोल दिया? इसको क्या बोल दिया? कैथोड और एनोड। अब यहाँ पर अपन क्या करते हैं? अब इसके बाद अपन क्या करते हैं? 10,000 वोल्ट की विद्युत धारा यहाँ पर प्रवाहित कर दी अपन ने, आवेश प्रवाह कर दिया ऐसी नली में। लेकिन हमने क्या देखे, इस प्रकार की नली विद्युत धारा प्रवाहित हो ही नहीं रही है। मतलब विद्युत धारा प्रवाहित करने का तात्पर्य ये है, वहां अंदर क्या भरी हुई है? गैस भरी हुई है, वायु उपस्थित है, और वायु उपस्थित होने पर यहाँ पर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही थी। इसलिए अपन फिर इसका संबंध एक पंप से कर देते हैं, निर्वात पंप से। कौन सा पंप बेटा? निर्वात पंप। ये निर्वात पंप क्या होता है? ये जो रहता है अंदर की वायु क्या निकालता है? हल्की सी, जैसे अपन वायु निकालते हैं हल्की सी थोड़ी सी निर्वात पंप की सहायता से। अब निर्वात पंप की सहायता से जैसे अपन इसके अंदर से थोड़ी सी वायु निकालते हैं, अंदर के दाब को हल्का सा कम करते हैं, तो आप विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। और थोड़ी सी निर्वात पंप की सहायता से और अपन गैस बाहर निकाल देते हैं, तब हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर अपने को हरे पीले रंग की किरणें दिखाई देती हैं। और हरी पीले के रंग की जो किरणें रहती हैं वो कहाँ से निकलती है? कैथोड से। और ये कैथोड से निकल करके किस ओर जाती हुई दिखाई देती है? अपने को पता है एनोड में कौन सा आवेश होता है, कैथोड में कौन सा आवेश होता है। अब भैया जब ये किरणें जाने लगी इधर, तो वैज्ञानिक ने दिमाग लगाया कि यार एनोड में धनावेश है, कैथोड में ऋणावेश है, मतलब ये जो किरणें निकल रही हैं कैथोड से निकल रही, मतलब कौन सी किरणें हैं? ये ऋणावेशित किरणें। और तब इन ऋणावेशित किरणों को उन्होंने क्या नाम दिया बेटा? क्या नाम दिया? इलेक्ट्रॉन नाम दिया। मतलब इलेक्ट्रॉन की खोज बताया उन्होंने। और इलेक्ट्रॉन शब्द के जन्मदाता का नाम है स्टोनी। खोज करता है अपने जे थॉमसन, और इसके जो इलेक्ट्रॉन शब्द के जो जन्मदाता है वो है स्टोनी। याद रखना, ऑब्जेक्टिव ऐसे खालिस्तान आएंगे कि इलेक्ट्रॉन शब्द के जन्म थॉमसन में लगा, खोज करता है वो शब्द के जन्मदाता अलग है। तो इलेक्ट्रॉन शब्द के, हाँ याद रखना ना, इलेक्ट्रॉन शब्द के जन्मदाता स्टोनी और खोज करता जे थॉमसन। अच्छे से देखिए, अभी से तुम लोग में
हल्का हल्का तुम्हारे दिमाग में वो बता रहा हूँ, अभी सारी डिटेल्स सब हम बाद में करेंगे। यस पागल हो गया। तो सर्वप्रथम हमने एक विसर्जन नली लिया, Yes, sir. एक नली का प्रयोग करने के पश्चात हमने उसमें धातु के 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए जो कि विद्युत धारा प्रवाहित करने के कार्य आते हैं। इसके पश्चात इन दोनों का संबंध अपन ने बैटरी से कर दिया। तत्पश्चात इसके पश्चात अपन क्या करते हैं, इसमें 10,000 वोल्ट की विद्युत धारा प्रवाहित कराते हैं। जैसे विद्युत धारा प्रवाहित कराते हैं लेकिन विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, फिर एक निर्वात पंप को यहाँ पर अटैच कर दिया जाता है और निर्वात पंप की सहायता से अंदर भी थोड़ी सी वायु बाहर निकाल देते हैं बाहर, फिर से 10,000 वोल्ट का विभवांतर प्रेषित करते हैं। हम क्या देखते हैं, वहां विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है और निर्वात पंप से और वायु का दबाव अपन कम कर देते हैं। तब अपने को कैथोड से हरे पीले रंग की जो किरणें निकलती हुई नजर आती है, किसकी हो जाती हुई, चूंकि ये जो किरणें हैं कैथोड से निकलती हैं और इनमें ऋणावेश पाया जाता है, इसलिए इनको कौन सी किरणें कहा गया, ऋणावेशित किरणें कहा गया। और इस इन ऋणावेशित किरणों को इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन ने क्या कहा बेटा, इलेक्ट्रॉन कहा। नहीं, उन्होंने इन ऋणावेशित किरणों को इलेक्ट्रॉन कहा और इलेक्ट्रॉन शब्द के जन्मदाता स्टोनी। इलेक्ट्रॉन जो नाम दिया ना, देखो ये ऋणावेशित, देखो ये जो ऋणावेशित किरणें है ना, तो ये जो ऋणावेशित किरणों को जब इन्होंने खोज करा तो जे थॉमसन को श्रेय किसके लिए गया, इलेक्ट्रॉन के लिए श्रेय गया, है ना। तो ये जो ऋणावेशित किरणें इन्हीं को अपने इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो वहां पर नाम आएगा स्टोनी। क्वेश्चन में आपको आंसर में यही लिखना है, स्टोनी, आधा सा और टोनी। तो इस प्रकार से काय की खोज हुई, इलेक्ट्रॉन। अब प्रोटॉन की खोज में सर अब तो ये किरणें इधर से नहीं इधर से निकलेगी प्रोटॉन में। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे थे तो किरणें किधर से निकल रही थी, कैथोड की तरफ से, ऋणावेशित किरणें। अब मैं जब प्रोटॉन की खोज बताऊंगा तो प्रोटॉन की खोज में निकलने वाली किरणें कहाँ से निकलेंगी, एनोड से किधर जाएंगी, कैथोड की तरफ जाएंगी। और एनोड में आवेश कौन सा, धनावेश। तो ये धनावेशित किरणों को क्या नाम देगा, वो एनोड, सॉरी एनोड बोल रहा हूँ, प्रोटॉन। और धनावेश पाया जा रहा है प्रोटॉन। प्रोटॉन कौन सी किरणें बोलते हैं, इनको धन किरणें भी कहा जाता है। प्रोटॉन को धन किरणें और एक और नाम से इसको बोला गया कैनाल किरणें कहा गया। क्या कहा है, कैनाल किरणों के नाम से कहा जाता है। कैनाल किरणों के नाम से जाना जाता है, किसको जाना जाता है, प्रोटॉन। फिर इसके पश्चात अपने चैडविक आए, चैडविक ने क्या करा, हीलियम के बेरिलियम के अल्फा कण दिया, अल्फा कण बेरिलियम। बेरिलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 4। बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4 और इसका भार कितना होता है बेटा, 8। जब ये बेरिलियम के परमाणु पर, सुनिए अंतिम है, बेरिलियम के परमाणुओं पर जब उन्होंने अल्फा कणों की बौछार करी, अल्फा कण मतलब धनावेशित कण, अल्फा कण यानी धनावेशित कण, और अल्फा कण यानी कि यहाँ पर जो हीलियम है, हीलियम के कण भी अल्फा कण कहलाते हैं। हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना, 2, और यहाँ पर इसका भार कितना होता है, 5। अब भैया जैसे बेरिलियम के ऊपर अपने हीलियम के अल्फा कणों की जब बौछार करी तो दोनों ने आपस में मिलकर के, हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना, 2, बेरिलियम का कितना, 4, दोनों ने आपस में मिलकर के कार्बन क्या बना लिया, 6 बना लिया। अब 6 तो हो गया, अब इसका परमाणु भार कितना होता है बेटा, 12 हो गया। अब बताओ 4 और 2 कितने हो गए, 6, 8 और 5 कितने हो गए, 8 और 5 12, 13 भैया। अब यहाँ पर कितने आ गए, अब जो अतिरिक्त एक बचा, वो अतिरिक्त एक बचा वही क्या है भैया, न्यूट्रॉन। जो अतिरिक्त एक जो भार वाला अपना एक कण बचा, इसी कण को क्या नाम दिया गया, न्यूट्रॉन। क्या नाम दिए, न्यूट्रॉन। ठीक है, बेरिलियम के कणों पर अल्फा कणों की बौछार करी और अल्फा कणों के पश्चात अपने को कार्बन के 6 परमाणु संख्या वाले और भार 12 वाला अपने को परमाणु प्राप्त हुआ, एक प्रकार का कण प्राप्त हुआ। इसके अलावा एक अपने को एक उदासीन कण एक्स्ट्रा वाला दिखाई दिया। इस उदासीन कण को क्या बोला उन्होंने, न्यूट्रॉन। उदासीन जो कण था उसी कण को न्यूट्रॉन। इस प्रकार तीनों को खोज हुआ। परमाणु संख्या किसे कहते हैं, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या, उस परमाणु की कहलाएगी परमाणु संख्या, जिसे जेड से प्रदर्शित करते हैं। एक बार बताएंगे,
इसलिए पूछता हूँ मैं, क्योंकि उधर पढ़ा देता हूँ ऐसा लगता है कि यहाँ पढ़ाया हूँ, इधर पढ़ा देता हूँ वहां लगता है कि उधर पढ़ा दिया हूँ। तो बोलते कहाँ सर नहीं पढ़ा, इसलिए पूछ रहे। अब ये हो गया। उसके बाद आता है द्रव्यमान संख्या। तो द्रव्यमान संख्या नहीं, परमाणु क्या बताया अभी मैंने आपको, क्या बताया अभी, परमाणु संख्या बताया। परमाणु संख्या के बाद आएगी द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या क्या होती है, किसी भी परमाणु के नाभिक में 50 किसी भी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों की संख्या का योग है, उसका क्या कहलाएगा, द्रव्यमान संख्या। परमाणु संख्या को Z से प्रदर्शित करते हैं, द्रव्यमान संख्या को A से प्रदर्शित करते हैं। और इसके पश्चात आगे समस्थानिक संभावित पाठ पढ़ेंगे। कल से पूरा जो विधिवत अपना है स्टार्ट होगा। फिर बोलोगे हटरे चाच बेकार है, ये भी शब्द नहीं लिखे हमने कोचिंग में, ऐसा तो नहीं लग रहा है। आज अच्छा होगा बहन, तो अच्छा हो गया नहीं आई, आज तो एक भी लिखा ही नहीं कोई, ऐसा नहीं समझना, पर कक्षा 11वीं में ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी पार्टी आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती है। हमारे फूड हाउस की ओर से हमारी सारी 5 रुपए की